ये हाँ ये नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चर्चा जहां से हमने कल छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक छोटी छोटी जानकारियां मैं दे देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जनसंख्या नियंत्रण नीति जो लाए थे, आपको मालूम है विश्व हिंदू परिषद ने उसका विरोध किया। अब नीतीश कुमार ने भी कहा कि इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता। कुछ लोग इन चीजों पर भी कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, लेकिन वो जो एक बच्चे को लेकर वो जिस प्रकार के जो भी प्रलोभन दे रहे हैं वो गलत है देने। आगे आगे भविष्य में फूफी मामा मामी ये वाले रिश्ते शायद देखने को ना मिले इस प्रकार। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी साहब भी विचार कर रहे हैं कि इस नीति को लागू किया जाए। अब इसको समय बताएगा। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो धर्मशाला है वहां पर आज बादल फटा और जिस प्रकार सैलाब वहां पर आया, आज नाले नदी के अंदर तब्दील हो गए। कुछ गाड़ियां बही, हालांकि कहा जा रहा है ईश्वर की कृपा के जान माल का नुकसान नहीं है। और आपको मालूम है सब कुछ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और जो आधुनिकीकरण है जिसके कारण ठीक है पहाड़ काट दिए जाते हैं कि जड़ें जब विस्फोटक लगाए जाते हैं तो जड़ें उसकी डेफिनेटली कमजोर होती है। हाँ, एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्लानिंग बहुत पहले बन जाती है, पेड़ कटने हैं, इतने पेड़ कटने हैं, लेकिन उससे पहले पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। फिर खाना पूर्ति के लिए अगर लगते भी हैं वो कीकर आदि आदि सबको पता। चलिए हम आज की चर्चा आपको वापस उसी चर्चा पर अपनी चर्चा के ऊपर लौटते हैं। जैसा कि आपने देखा था कल जो हमने विशेष रूप से और चर्चाओं के साथ में जो विशेष रूप से चर्चा की थी वो थी जो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए उसके अंदर उन्नाव के अंदर जो कुछ भी हुआ वहां पर जो सीडीओ थे दिव्यांशु पटेल, उन्होंने किस प्रकार एक पत्रकार को, एक टीवी चैनल के पत्रकार कृष्णा तिवारी को मारा। अब प्रश्न ये है कि पहली बात तो ये है कि उन अधिकारी महोदय को अधिकार दिया किसने किसी के साथ मारपीट का। दूसरी चीज, अब जो वीडियो निकलकर उनकी सामने आई जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उन्हें जो खतरा है वो ब्राह्मणवाद से खतरा है, मनुवाद से खतरा है। अगर आप ब्राह्मणवाद और मनुवाद का विरोध करेंगे तो आपको देशद्रोह के अंदर फंसा दिया जाएगा। आपने वो सबने वीडियो देखी होगी, उसके 20वें सेकंड पर जो वीडियो भेजिए 20वें सेकंड से स्टार्ट होता, चाहे तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। और आखिर में भी वो कहते हैं कि सनातनियों से बच के रहना। इसका मतलब इस देश के अंदर जो नुकसान पहुंचाया, ब्राह्मणों को जो दुनिया गाली देती रही। मैं क्षमा चाहूंगा, कल से पहले मैंने कभी भी कोई जातिगत बातों को लेकर चर्चाएं नहीं की थी, लेकिन फिर ब्राह्मणों को तो दुनिया गाली देती है, अभी सनातन का भी विरोध होने लगा। कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है। कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है। इसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए, लेकिन अब पिता है तो वो डरते हैं ना इस सिस्टम वो को। बेटे के लिए डरते हैं, बेटे के लिए डरते हैं। बेटा तो अपना कर्तव्य निभाएगा। संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्हें 17 साल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी गई कि वो कुर्मी थे ये बोल के, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। डॉक्टर अवधेश प्रताप नाम है उनका। गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत में, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तब थे जब अवध यूनिवर्सिटी में 78 कॉलेज थे, तब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी। उन्हें तमाम यूनिवर्सिटी में बोल के भगाया गया कि आप कुर्मी हैं, आप संस्कृत कैसे पढ़ा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए वो डरते हैं कि जब मैं 17 साल झेल सकता हूँ और क्लर्क की नौकरी कर सकता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट होके, तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुँच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए। ये उनके वर्ड थे आज सुबह। तो तुम किसी तरीके से जेएनयू पहुँच गए हो तो कहीं ब्राह्मणवादी लोग तुम्हें खा ना जाए। ये उनके वर्ड थे आज सुबह। ऐसा व्यक्ति जिसके मन और मस्तिष्क के अंदर ये जहर भरा हुआ है कि ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण लोग और सनातनवादी लोग, सबसे बड़ी अब वो सुन ले जो हिंदू हिंदू करके लोग शोर मचाते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणों के अंदर भी फूट डालते हैं, ऐसे लोग कान खोलकर सुन ले अच्छी तरीके से। ये कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा, हाँ, उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे।
ये इस देश की सनातन परंपरा रही है। ऐसे लोग, इनके अंदर तो जहर भरा हुआ और अब कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हिंदूवादी सरकार के विरुद्ध बात चली जाएगी। और उससे भी बड़ी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि लानत है ऐसे ब्राह्मण संगठनों पर और ऐसे ब्राह्मण नेताओं पर कि जिन्होंने आज तक विरोध नहीं किया। उसी सब चर्चा को आगे भी चर्चा खोलेंगे, आगे भी बताएंगे किस प्रकार की कार्यवाही कहाँ हुई। आज की चर्चा में मेरे साथ जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं वो है वाराणसी से एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी। हरिवंश मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ ब्राह्मण समाज में, हालांकि व्यापारी हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण संगठनों के अंदर अक्सर आते जाते रहते हैं, आवाज भी उठाते हैं। और मैं कहूँ ब्राह्मण जाति के लिए, क्योंकि मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जातियों से मिलकर समाज बनता है। ब्राह्मण जाति के लिए भी, समाज के साथ साथ ब्राह्मण जाति के लिए भी आप कार्य करते रहे हैं। आप दोनों का, मनोज शर्मा जी, आप शामली, कांधला, शामली के नजदीक उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कांधला, जो लोग ना जानते हो मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं, कांधला पड़ता है कि अगर आप दिल्ली से सहारनपुर रोड पर कहीं जाएंगे तो बागपत, बड़ौत और उसके बाद कांधला आता है। फिर आगे जाके एक रास्ता हरियाणा में चला जाता है पानीपत के लिए, और एक रास्ता इधर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। मेरे को ये थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी पड़ेगा। चलिए चर्चा में शुरुआत पंडित जी आप ही से कर लेता हूँ। मनोज जी क्या कहेंगे? आपने वो वीडियो भी देखी होगी, दिव्यांशु पटेल जी अपने छात्र जीवन के अंदर, उनके दिमाग में उनके पिताजी ने भर दिया था कि बचकर रहना, ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद, ये लोग सनातन का अगर विरोध करोगे तो जो सनातनी लोग हैं, ये सनातन को वाले लोग आपको देशद्रोह में फंसा देंगे। आपकी पहली टिप्पणी मनोज जी। जी भाई साहब, दरअसल क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जी, इसमें जो भी मुख्य है, हिंदू धारा में नंबर 1 मुद्दा ब्राह्मण समाज के लिए है। जी, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा। जी, हर कोई जाति, हर कोई बिरादरी केवल एक ब्राह्मण के पीछे पड़ी हुई है, जबकि ब्राह्मण किसी जाति विशेष के लिए न कोई टिप्पणी करता है, न कोई बात कहता है, और सर्व समाज के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की हित की बात करता है। जी। लेकिन आज क्या हो गया, आज राजनीति इतने नीचे स्तर चला गया जी, कि राष्ट्र हित की कोई बात नहीं होती, केवल जातिवाद की बात होती है। न कोई विकास की बात होती, ना कोई टेक्नोलॉजी की बात होती, ना कोई शिक्षा की बात होती, लेकिन बस केवल एक जातिगत ये राजनीति है, एक दूसरे को लड़ाना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ये है भाई साहब, ज्यादा टिप्पणी तो क्या की जाए इस पे। मैं मनोज जी आऊंगा, टिप्पणी आप ही से लूंगा, क्योंकि आप लोग जब ब्राह्मण समाज के अंदर, ब्राह्मण संगठनों के अंदर जाते हैं तो ये भी पूछा जाएगा कि आप लोगों का रोल क्या है, क्या यही सब आप लोगों का रोल है, क्या कहाँ है आप लोगों के संगठन? इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। मैं अभी आता हूं लौट कर, मैं बात करूंगा अब एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी से। हरिवंश मिश्रा जी, आपने सुनी होगी वो क्लिप बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें कहते हैं कि यही सनातन परंपरा है। ये ब्राह्मणवादी लोग, ये मनुवादी लोग, अगर आप ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे, अगर आप मनु का विरोध करेंगे, तो ये सनातन परंपरा है इस देश की। ये व्यक्ति जो आज में उन्नाव के अंदर पोस्टेड है, ये उनके अंदर उनके पिताजी ने बहुत अच्छी तरीके से भर दिया था उनके छात्र जीवन के अंदर। हरिवंश मिश्रा जी आप बताइए क्या कहेंगे, यही सनातन परंपरा है देश की? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने दूसरे मित्र को उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। और जहां तक रह गई बात कुलदीप भाई साहब कि ये एक अधिकारी इस तरह से बयान दे रहा है जी, तो ये कहीं न कहीं छात्र जीवन में जो इसका जो एक हमने देखा कि वो करा था कि हमारे पिताजी ने ये कहा और ऐसा मत करो नहीं तो देश को में ये मनुवादी लोग फंसा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन परंपरा है। गौर आप एक बार फिर से मैं सुनवाऊंगा आप लोगों को, इस देश की सनातन परंपरा है, ये कह रहे हैं वो साहब।
जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा नहीं है, जी एक चीज। और दूसरी चीज ये है, दूसरा सबसे मतलब गंभीर विषय इसको आप कह सकते हैं जी कि वो व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मेरे पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो 18 साल से उनको नियुक्ति नहीं मिली, और उसका मूल कारण ये है कि वो कुलबी जात से या पटेल जाति से आते हैं। जी या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि उसके पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि संस्कृत विभाग में ज्ञान लेने के बाद जो व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट होगा, उसकी सोच और समझ सनातन के प्रति या हमारे संस्कृत के प्रति इतनी छोटी नहीं होगी। जी दो चीजें होंगी। आते हैं हम लोग तीसरी चीजों पर। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय को, वो संजय तिवारी या क्या नाम है उनका, ब्राह्मण, उनको कृष्णा तिवारी, उनको बहुत बुरी तरह से यही उक्त लड़का जो उग्र था कभी पढ़ाई के दौरान, आज वो अधिकारी बन बैठा है और उनको बुरी तरह से पीट रहा है। हमारे संविधान में किसी को भाई साहब ये कहीं अधिकार नहीं दिया गया है, वो किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आप वही जज बन जा रहे हैं, आप वही मुंसब बन जा रहे हैं, आप वही सारा फैसला कर दे रहे हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इस अधिकारी को तुरंत, हमारी जो उक्त सरकार बीजेपी की है, माननीय योगी जी की, इनको संज्ञान में इसके कृत्य को लेते हुए इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको निलंबित किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, एडवोकेट मिश्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद ओझा सागर साहब जुड़ गए हैं इलाहाबाद प्रयाग से। ओझा साहब स्वागत है आपका। आप पूर्व में हमारा उजाला के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो आप कृपया करेक्ट कर दीजिएगा। आपका स्वागत है सबसे पहले। ओझा साहब, मुझे आप ये बताइए, आप गंगा जी की आरती भी करते हैं, दैनिक रूप से करते हैं, जो भी मुझे सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसके अनुसार आप सनातन को मानने वाले लोग हुए, इसका मतलब आप गंगा मैया को पूछते हैं। आपके सनातन ने यही सिखाया है क्या कि जो मनुवाद का या ब्राह्मण का विरोध करे उसको देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाए या केस दर्ज करा दिया जाए? ऐसी सनातन परंपरा रही है क्या आपकी? मुझे सिर्फ ये बताएं ओझा साहब। सबसे पहले सनातन को लोग समझते हैं कि सनातन है। हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम श्रीवास्तव हैं, हम यादव हैं, कोई सनातन एक पद्धति है, एक व्यवस्था है तो हमारी नियमित दिनचर्या में शामिल रहे कि हम उस नियमित दिनचर्या में जो प्रतिक्रिया करते हैं क्या वो सनातन पद्धति के अनुकूल करते हैं या विपरीत करते हैं। जो सनातन को मानते हैं वो उनकी दिनचर्या, और जो सनातन को नहीं मानते हैं उनकी दिनचर्या में आप अपने अड़ोस पड़ोस पर पा सकते हैं। अब रहा विषय ये कि सनातन को केवल ब्राह्मण शब्द से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। आवाज बहुत कम आ रही है या कट रही है, मुझे लग रहा है या तो आप ये इसका तार का थोड़ा सा लीड का मुंह की तरफ कर दीजिए, जहां तक मैं सनातन हाँ अब ठीक है, एक पद्धति है, एक व्यवस्था है जी। उस सनातन को केवल लोग ब्राह्मण के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं जी। चाहे हम किसी भी जाति के हों, बिरादरी के हों और भारतवर्ष के किसी भी कोने में रहने वाले हों, हम अपनी दिनचर्या में जो पद्धति इस्तेमाल करते हैं वो सनातन है। अगर हम अपनी दिनचर्या सुबह 4 बजे उठ जाना, ये सनातन पद्धति है, सनातन की प्रक्रिया है। हम सवेरे 8 बजे उठते हैं तो हम सनातन की प्रक्रिया, सनातन की पद्धति में शामिल नहीं है, हम केवल जीवन जी रहे हैं। ये तो सनातन की बात हुई। अब सनातन को लेकिन ओझा साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, ओझा साहब मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ तो ये जो IAS बने बैठे, इनके पिता ने, इनके परिवार ने, इनके पिताजी ने ठूस ठूस कर इनके दिमाग के अंदर ये बिठा दिया था कि जो ब्राह्मण का विरोध करेगा, जो मनु का विरोध करेगा,
उसको देशद्रोह में फंसा दिया जाएगा। ये सनातन परंपरा है। आप तो सनातन परंपरा की बड़ाइयां गिनवा रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं सनातन परंपरा है, तो ब्राह्मण का विरोध करते हैं, उसको देशद्रोह में फंसवा दीजिए। हो जाता। देखिए ये जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था देश की आजादी के बाद लागू हुई भारत में, आजाद भारत में, तो उसमें केवल जो जातिवाद वोट बैंक की व्यवस्था बनाई गई, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि हम आपको ये व्यवस्था देंगे। उसमें केवल ये बताया गया कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि इस देश में आपको सनातन वाले ब्राह्मण आपको रहने नहीं देंगे। इस देश में जो लोग रहते हैं उनके बीच में विभाजन का कार्य राजनीति ने किया, और विभाजन के लिए केंद्र बनाया मनुस्मृति को, सनातन व्यवस्था को, हमारी पूजा पद्धति को, और नतीजा ये रहा। जबकि ये जो कलेक्टर, ये सीडीओ का आप नाम ले रहे हैं, आप अगर इनके घर में जाकर के देखेंगे तो जरूर कहीं न कहीं भगवान की तस्वीर इनके घर में जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी। ये केवल मौखिक रूप से। ऐसा कौन सा भगवान है जो ये कहता है कि सनातन देशद्रोह में फंसा देगा? ओझा साहब अब बताइए ना। मेरा जो प्रश्न ये है कि इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए, क्या इनसे न्याय की उम्मीद की जाए? ओझा साहब, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जो सनातन पद्धति का स्वयं पालन करते हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रामविलास पासवान जी बिहार के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े जातिवादी नेता, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने सारी जिंदगी मनुस्मृति को, सनातन पद्धति का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने सनातन पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया, और जिन ब्राह्मणों को उनके पिता गाली दे करके पूरे देश के नेता बने, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित मंत्रों से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए समस्त कार्य उन्होंने संपादित किया। ठीक है ओझा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। ओझा साहब मैं आऊंगा आपके पास, अगले राउंड में आऊंगा इस चर्चा के लिए। मनोज जी, ब्राह्मण देवता, आप लोग ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, कब तक ऐसी गाली खाते रहेंगे? क्या कमी है? क्यों कब तक आप राजनीतिक चापलूसी के अंदर लगे रहेंगे? कब तक आपके जो नेतागण हैं वो सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटते रहेंगे? प्रश्न इसका नहीं है कि आपने किसी का विरोध करना है, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपको भी आत्मसम्मान से जीना चाहिए? और उससे भी ज्यादा जो लोग आपकी परंपरा पर, जो लोग आपको सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं और करते आए हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। अभी पीछे हिमाचल में हुआ था माता शूलिनी देवी मंदिर को लेकर, वहां भी ऐसी एक ब्यूरोक्रेट थी, आईएएस महिला, और हिंदू थी, उसने भी इसी प्रकार जो हरकत की थी वहां के पुजारी से। तो पंडित जी, ये खाली ब्राह्मण संगठन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है क्या, या कुछ समाज के लिए, सनातन का भी कुछ भला कर पाएंगे? चलिए जातिगत व्यवस्था से बाहर निकलिए, मैं छोड़ देता हूँ, सनातन का भला करेंगे क्या या नहीं? मनोज जी सही कह रहे भाई साहब। संगठन अभी मुझे लग रहा कि अभी धीरे धीरे जो ब्राह्मणों के प्रति जहर उगला जा रहा, ब्राह्मणों के विरोध में काम किया जा रहा। अभी उत्तर प्रदेश की बात, यदि सनातन के विरोध में काम किया जा रहा है साहब, आपके सनातन, ये तो सीधा सीधा अभी जो आपने दिव्यांशु पटेल की बात सुनी, ये सनातन था या नहीं था? और दूसरी चीज मैं आप चीज से शुरू कर देता हूं सवाल पूछने के लिए भी, कि जब इस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ब्राह्मण और सनातन के प्रति इतनी घृणा, इतना जहर भरा हुआ है, तो उसने जिस कृष्णा तिवारी को पीटा, आप देखिए, मैंने वीडियो बार बार चलाई है, इसलिए उस व्यक्ति की शिखा, जिसको बोधी कहते हैं, साफ नजर आ रही है। और क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार होते हैं, ये अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तो क्या नहीं होगा कि उसने क्या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उस व्यक्ति के विरुद्ध शारीरिक हिंसा नहीं की होगी? मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, आज यही चला हुआ है। चला हुआ तो इसका इलाज भी तो कुछ होगा ना मनोज जी।
ये संगठन सिर्फ परशुराम जयंती पर आलू पूरी खाने के लिए बैठे हैं क्या, या राजनीतिज्ञों को मंच सजाकर देने के लिए आइए महाराज मेरे पास 200 आदमी है, मेरे पास 50 आदमी, इतने ही होते हैं। उनको भी पता है कि मेरे पास 60 आदमी और सेटिंग कर लिया और निकाल दीजिए, यही काम रह गया आज संगठनों का। अगर एक ब्राह्मण संगठन सनातन की रक्षा नहीं कर सकता, अपने पूर्वजों की परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर क्या फायदा इन संगठनों का साहब? नहीं, सही बात है भाई साहब आपकी कि कुछ लोग हैं, कुछ जो संगठन में काम कर रहे हैं, वे अपने मतलब अपनी पूर्ति के लिए लगे हुए हैं संगठन में। संगठन को चुनाव आने पे एक अमुक को समर्थन दिया जाता है किसी के साथ खड़े होके, ये है। संगठन की भी बात करें तो संगठन भी 6-7 संगठन कार्य कर रहे हैं। अरे आप 600 करिए पर काम तो कीजिए, सनातन के लिए तो काम कीजिए कम से कम, या जो भी आता है। कितने आपको उदाहरण है जो आपके सनातन को गाली देकर चले जाते हैं, और अगर आप लोग आगे बढ़ के उसका विरोध नहीं करेंगे तो लोग, दूसरे समाज के लोग, दूसरी जाति के लोग आपका सम्मान क्यों करें भाई? मुझे ये बता दो एडवोकेट मिश्रा साहब, एडवोकेट मिश्रा साहब जरा मुझे ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति के, जिसके घर के अंदर आप भी पहले कह चुके हैं, जिसके मन और मस्तिष्क में उसके पिताजी नहीं, ये भूसा भरा हुआ है, ये जहर भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी ने क्या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उस कृष्णा तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की होगी? भाई साहब बिल्कुल आपका कथन 100% सत्य है। उसने पूर्वाग्रह से ही ऐसा किया, और आपकी छटपटाहट सनातन और ब्राह्मण के प्रति देख करके मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और कष्ट भी हो रहा है। ये जो अमुक ब्राह्मण का संगठन है या ब्राह्मण लोग हैं, मतलब मैं बहुत कड़वी भाषा में कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण अपने दुर्दशा का जिम्मेदार स्वयं है। ये कहना नहीं चाहिए मुझे। आप बताइए, इस देश में रोज, मतलब छोटा, मतलब हमारा उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, रोज 20 ब्राह्मण संगठनों का पंजीकरण होता है जी। उनका मिशन क्या है? कोई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, तो कोई अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा है, तो कोई परशुराम ब्राह्मण महासभा है, तो कोई कानिकुब्ज ब्राह्मण महासभा है। अरे भाई, और जो व्यक्ति इस संगठन की संरचना या करता है, उसको यही नहीं पता कि इस संगठन का ध्येय क्या होना चाहिए, मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। अभी एक नया संगठन चल रहा है, सवर्ण आर्मी, वो दुनिया भर के साथ दुनिया भर की आर्मी, सेना है, मिश्रा साहब, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन प्रश्न तो ये है, मेरा जो सवाल था काम के नाम पर, मेरा जो प्रश्न था मिश्रा जी, आपके सिग्नल कट रहा है मिश्रा जी, आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है, लेकिन मिश्रा जी मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे व्यक्ति ने क्या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कृष्णा तिवारी के विरुद्ध शारीरिक हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की होगी? और उससे भी बड़ी चीज, अब जो मैं आता हूं आपके पास, ओझा साहब, आनंद ओझा साहब, आपको कोई पुरानी बात नहीं है, पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर की बात है, अगरतला के अंदर जो डीएम ने किया वहां पर, उसके विरुद्ध बेशक 6-7 दिन लग गए, लेकिन कार्रवाई हुई। उससे भी आगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का आपको मामला ध्यान होगा, रणबीर शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने एक व्यक्ति की पिटाई की, उसको तुरंत जाना पड़ा। प्रश्न ये है कि अब इन लोगों ने बेशक कृष्णा तिवारी को मिठाई खिला दी है, माफी भी मांग ली है, लेकिन क्या शासन का ये फर्ज नहीं होना चाहिए था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके उदाहरण प्रस्तुत किया जाता? आनंद ओझा साहब, ओझा साहब, ये अपना लीड सामने लाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी, बोलिए। बोलिए। 2 बात, पहले तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जो वर्तमान में बिगड़ी हुई व्यवस्था को वो संचालित ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमें उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा उनको समय देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं उस वीडियो को देख रहा था जिसमें, ओझा साहब मैं रोक दूं एक मिनट आपको,
ऐसी कार्रवाई के लिए कितना समय, आपके अनुसार कितना समय देना पड़ेगा? जी, फौरी तौर पर जो हमारे यहाँ हमारे हरवंश मिश्रा जी अधिवक्ता हैं जुड़े हैं जी, फौरी तौर पर हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है कानून की, जी, अगर एक एप्लीकेशन केवल लेखपाल अपने दस्तखत से चलावे और वो डीएम कार्यालय तक जाना हो तो कम से कम 42 दिन लगेगा। मैं यहाँ 42 दिन। मैं फिर आपको एक बार नहीं, अब नहीं रोकना, अब नहीं रोकना। अच्छा, बोलिए मेरी बात समझ बोलिए। क्योंकि सत्ता का संचालन समन्वय के साथ ही किया जा सकता है और बहुत सूझबूझ के साथ किया जा सकता है। ऐसे में अगर वीडियो देख करके योगी जी तत्काल प्रभाव से सीडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे तो उनके ऊपर ये आरोप लगेगा कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए चूंकि मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो उन्होंने पटेल बिरादरी के अधिकारी पर कार्रवाई की। अगर वो तुरंत कार्रवाई कर दें तो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर शिकायत हुई तो उसकी जांच होगी तो फिर जांच की टीम बनेगी, वो मौका मुआयना करेगी, फिर अपनी रिपोर्ट लिखेगी, रिपोर्ट भेजेगी, रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अगर बहुत तेज गति हो जाए फिर भी 24 घंटे, जैसे अगरतला वाला आपने उदाहरण दिया, बहुत उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं इंटरेस्ट लिया तब जाकर के 6 दिन लगे। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 12 दिन लग जाए, रुक जाए 12 दिन लग जाए तो क्या इसके बाद भी कृष्णा तिवारी के साथ जो घटना हुई और उस पर योगी जी अच्छा निर्णय ले पाएंगे कि नहीं, ये भी देखने की बात। ठीक है, जैसा कि भी आप देख रहे हो। जी ठीक। ओझा साहब, आप ही के उदाहरण को, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा, आपने अगरतला का भी उदाहरण दे दिया, यहाँ का भी 10-12 दिन। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना भूल गए, 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया था रणवीर शर्मा आईएएस को, सूरजपुर के डीएम को साहब। और दूसरी बात, अगर ये आरोप, राजनीतिक लोग इन आरोपों से डरने लगे कि भाई, प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति को पीटा एक अधिकारी ने, ब्राह्मण को पीटा पटेल ने, इसलिए नहीं, कार्रवाई तो करनी चाहिए उनको। इसमें ब्राह्मण और पटेल की तो कोई चर्चा है नहीं किसी की, लेकिन इस प्रकार तो मतलब पिटते रहे जातिगत चीजों से। ये मुख्यमंत्री और राजनेता डरते रहे तो कैसे शासन चलेगा? हो जाता हो। हाँ, ठीक बात। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा। जो हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो तो लागू ही नहीं हो पाई। हमारे यहाँ जो नियम कानून है, अगर आप हमारे यहाँ जो नियम कानून का पालन कराने वाले लोग हैं, छोटा सा उदाहरण कि अगर आप थाने पर जाएं तो एक हाथ में एप्लीकेशन और एक हाथ में 5,000 रुपए हो, तब तो आप थाने में प्रवेश करें। मेरी बात को आप समझिएगा। एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा छोटा सा उदाहरण, मैं अपनी बात पर आऊंगा, आपकी बात पर आऊंगा। हमारे यहाँ लोगों को मानसिक रूप से भ्रष्टाचारी बना दिया गया। अगर जमीन का मौका मुआयना कराना है तो आपको लेखपाल को 5,000 रुपये देना ही होगा। मेरी बात पूरी होगी। ये आज घटना हुई, हम आप जूम ऐप पर ये विचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था चल रही है ये तो बहुत समय से चल रही है ना, कई सालों से चल रही है। कई सालों से तो बहुत कुछ भी चल रहा था, कई सालों से तो बाकी लोग जो जिस प्रकार के कानून और सारी चीजें, 24 घंटे में जनसंख्या कानून कैसे आ गया साहब 48 घंटे के अंदर? ओझा साहब, जो पुरानी परंपराएं हैं तो फिर वो पुराने लोग ठीक थे ना ओझा साहब, मुझे कहीं ना कहीं तो बदलना पड़ेगा ना। ओझा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली। ओझा साहब, एडवोकेट मिश्रा जी, क्या आप संतुष्ट हो ओझा साहब की बात से? ये परंपरा अगर चलती रहे तो फिर तो चलने दीजिए, फिर तो ये डरता ही रहेगा कि भाई ब्राह्मण ने पीटा, उसने पीटा, दूसरे ने पीटा, कल को तो फिर ये हिंसा की चीजें बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर ब्राह्मण और बाकी चीजें तो नहीं है ना। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति की मानसिकता, जब सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो क्या सरकार को सॉलिड कार्रवाई अब तक कर नहीं देनी चाहिए थी? योगी जी, एक दिन होता है हाई कोर्ट के कोई डिसीजन को पलटने के लिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं।
जबकि उससे पहले उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए मंत्रणा करनी चाहिए मंत्रिमंडल में, लेकिन अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, मैं मानूंगा इस ऑर्डर को। आपको पीछे मालूम है, पांच जिलों के अंदर उन्होंने कहा था, 5 शहरों में कि लॉकडाउन लगाइए, साफ मना कर दिया। नहीं ये व्यवस्था से तो कहीं तो उभरेंगे ना ओझा साहब हम लोग, ये बताओ मुझे। मैं ठीक, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भारद्वाज जी आवाज जा रही है मेरी? जी बिल्कुल बोलिए सर, मेरे पास 3 मिनट है, उसके बाद मुझे मनोज जी के पास भी आना है। बोलिए ओझा साहब बोलिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं जी उन जिलों का नाम कोई भी विद्वान व्यक्ति एक बार में गिना नहीं सकता। एक बार में उन जिलों का नाम कोई भी व्यक्ति एक बार में गिना नहीं सकता। योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अपने कार्यालय में यदि वो बैठे हों और 75 जिले की रिपोर्टिंग उनको की जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, इस बात को आप समझ सकते। मैं अभी जो मेरा अनुभव है इसके आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि योगी जी की जो छवि थी और जो बन रही है वो जाति बिरादरी से हट करके बन रही है, और वो सामान्य न्यायिक प्रणाली को जो सरकारी व्यवस्था में लागू होनी चाहिए उसको लागू करने का। ओझा साहब पिछले साल के उदाहरण है, आपका उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों के लिए लगभग दूसरे दिन हत्याएं हो रही थी, ब्राह्मण मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा था आपका उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष। और योगी जी अब 75 हैं तो कल को तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा, कहेगा जी मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कितने जिले हैं। ओझा साहब ये बात, चलिए कोई नहीं, ओझा साहब मैं आता हूँ। मनोज जी अब मेरा सीधा सवाल, क्या करेंगे? ओझा साहब ने तो मुझे बता दिया, उन्होंने कहा 75 जिले, ऐसे अगर शासन चलाना तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे चले जाए, फिर तो योगी जी क्या जरूरत है उन्हें उत्तर प्रदेश चलाने की? अगर वो 75 जिले अगर वो ऐसे त्वरित कार्रवाई जो प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो भारद्वाज जी ओझा साहब एक बार मनोज जी को सुन लीजिए। ओझा साहब प्लीज मनोज जी बोलिए। भाई साहब ने ये महसूस किया है कि जितने भी ब्राह्मणों को गाली दी है, जितने लोगों ने भी सनातन धर्म को गाली दी है, वे लोग भगवा पहनते हैं, व्यास गद्दी पे बैठ के प्रवचन करते हैं। गाली किसने दी है मैं उसके पास जा ही नहीं रहा मनोज जी। हरबंस जी आपका वीडियो ऑडियो कुछ नहीं है मेरे पास में। हरबंस जी, मनोज जी सीधी सी बात ये कि अब दूसरे को मत टालिए, भगवान ने क्या कर रखा है क्या नहीं करेगा, आपने क्या किया मुझे तो ये बताइए। और फिर वही बात कहते हैं बीती ताई विसार दे, चलिए क्या करेंगे यही बता दीजिए मुझे मनोज शर्मा जी। भाई साहब इसके लिए तो संगठन को कहेंगे, नहीं तो संगठन को खुद नहीं दिखाई देता क्या? फिर तो ओझा जी की बात ठीक है कि 75 जिले उत्तर प्रदेश में समय लगता है। अगर आपको संगठन को अगर ये नजर नहीं आता फिर तो उनका उदाहरण बिल्कुल ठीक है। फिर तो ऐसे व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपको संगठन किस लिए होते हैं? आलू पूरी खाने के लिए, सेटिंग बनाने के लिए? भारद्वाज नहीं काम किया है। मैं आपको यहाँ मनोज जी मैं आपको रोकूंगा, उनके लिए खड़े भी होते हैं। 30 सेकंड का समय है, कोई बोल दीजिए। जी भाई साहब जी मनोज जी चलिए, कुल मिलाकर क्योंकि अब चर्चा मेरे पास समय जो दे चुका इस समय नहीं है, बीच में बात करता है कि आपको धन्यवाद करे बिना, तो मैं एक बार फिर से इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। ओझा साहब कल फिर इस चर्चा पे आपको बुलाऊंगा और इस चर्चा को बृहद रूप से चर्चा करेंगे आपके पास समय होगा तो मेरा स्वागत, मैं अभी से आपको निमंत्रण दे रहा हूं। जो चीजें आज रह गई कल फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आनंद आएगा। ठीक है, नमस्कार इंडिया से चर्चा में जुड़ने के लिए आनंद। ओझा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, मनोज शर्मा जी आपका भी स्वागत, और एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी आप पता नहीं कहां चलेगा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बाहर निकले तो कृपया मास्क लगाकर निकलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।